चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं पारजीवी जंतु। ठीक है, या फिर आप साधारण तौर पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कह सकते हो। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था 3 क्षेत्र में उसका एप्लीकेशन करना है हमें, है ना। 3 क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हमें देखना है। पहला था आपका कृषि क्षेत्र, दूसरा था आपका चिकित्सा का क्षेत्र, और तीसरा है आपका पारजीवी जंतु बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। ठीक है, तो 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला आपका कृषि के क्षेत्र में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। उसमें हमने बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस भी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मेडिसिन के फील्ड में, जिसमें आपका 3 लेक्चर था। पहला लेक्चर था आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था जीन थेरेपी, और तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड एप्लीकेशन ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में। ठीक है, यानी पारजीवी जंतु बनाने में। अब ये होते क्या हैं, चलो समझते हैं। देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था जीएमओ। जीएमओ, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी अनुवांशिकता रूपांतरित जीव। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी जीव में, जैसे मान लो ये क्या है, ये कोई बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में अगर हम कोई बाहरी डीएनए डाल दें, इस बैक्टीरिया का अपना ये डीएनए है मान लो, ठीक है, और इसमें हम कोई बाहरी डीएनए, ठीक है, जिसे हम वांछित डीएनए मान रहे हैं, वांछित डीएनए यानी कि डिज़ायर डीएनए। डिज़ायर डीएनए, इसमें अगर हम डिज़ायर डीएनए लाके जोड़ दें तो इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीएमओ कहेंगे। किसी व्यक्ति में डाल दें तो उसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। किसी प्लांट में डाल दें तब भी उसे कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, तो उसके लिए एक और वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड। क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि रूपांतरित। रूपांतरित, ठीक है, बात समझ में आई। अगर ये कोई आपका एनिमल हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रांसजेनिक। ठीक है, तो जीएमओ कहो, ट्रांसजेनिक कहो, ट्रांसफॉर्म्ड कहो, इन सब का मतलब एक ही होता है कि बाहर से कोई वांछित डीएनए ला करके हमने उस एनिमल या उस जीव के अंदर डाल दिया है। तो आज हम एनिमल्स में के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में हमने ये क्यों डाला और उसके क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। एनिमल्स में जब भी हम कोई वांछित डीएनए डालेंगे तो उसे कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या उपयोग हैं, क्यों हम डालते हैं उसमें, आज हम ये बातें समझने वाले हैं। ओके, तो चलो देखो, पहले देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल में ज़्यादातर डाला जाता है। तो आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो, रैट, रैबिट, पिग, शीप, काऊ, मंकी एंड फिश। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स में डाल सकते हो। ज़्यादातर रैट में, रैट यानी कि चूहों में डाला जाता है। आप जानते हो चूहों पे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा चूहों में डाल करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अलग अलग तरह के। क्या क्या कर सकते हैं हम, आज मैं आपको समझाऊंगी। देखो, रैबिट मतलब खरगोश, पिग मतलब सुअर, शीप मतलब भेड़, ठीक है, और काऊ मतलब गाय, मंकी मतलब बंदर, और फिश मतलब मछली। ठीक है, इन सब में हम डाल सकते हैं। ज़्यादातर किस में डाला जाता है, रैट में डाला जाता है। 95% तक रैट के लिए हम रैट को हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं ताकि उस पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकें। क्या क्या कर सकते हैं हम, चलो आज समझते हैं। देखो, आप हेडिंग डालो यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी पारजीवी जंतुओं के उपयोग। क्या क्या उपयोग है, पहला उपयोग आप देख रहे होगे, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी सामान्य शरीर क्रिया व विकास का अध्ययन। इसका क्या मतलब हुआ, चलो समझते हैं। जैसे देखो, हमारा क्या है, हमारा डीएनए है। हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा हमारा डीएनए होता है। ठीक है, हमारे डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर। मान लो ये हमारा क्या था, डीएनए है। ठीक है, इस पे कई सारे जीन प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे जीन होंगे। अब हमको कैसे पता कि कौन सा जीन क्या काम करता है ना। अगर हमें ये पता लगाना हो कि कौन सा जीन क्या काम करता है, तो इसके लिए हम ये वाली प्रक्रिया यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं, देखो,
जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे बालों का कलर ब्लैक है तो उसके लिए कोई जीन होगा, मेरे स्किन का कलर ऐसा है तो इसके लिए कोई जीन होगा, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि मान लो यहाँ पे एक जीन है, ये क्या काम करता है, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस जीन को मैं क्या करूँगी, यहाँ से काट लूँगी, ठीक है। यहाँ से काट लूँगी किसकी मदद से, EcoR1 मैंने आपको बताया था। EcoR1 एक आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसकी मदद से हम काट सकते हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा एंजाइम होता है जो DNA को बीच से कहीं काटने में मदद करता है, ठीक है। तो ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो काट करके मैं क्या कर लूँगी, ये जीन बाहर निकाल लूँगी, ठीक है। मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये जीन मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस जीन को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस जीन की मुझे इसका कार्य देखना है, इसका काम देखना है। तो ऐसे खाली ये जीन छोड़ दो तब तो काम करेगा नहीं, किसी जीव के अंदर डालना पड़ेगा तब ये काम करेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे प्यारा सा क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया चूहा, ठीक है। मुझे चूहा बनाना नहीं आता, चलो मान लो ये चूहा है, ठीक है। पता नहीं कैसे सब बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, हाँ हाँ, चलो बन गया, ठीक है। मान लो ये चूहा है, ठीक है। इस चूहे के अंदर मैंने क्या कर दिया, ये वाला जीन डाल दिया, ठीक है। ये वाला जीन डाल दिया। अब अगर इस जीन का काम होगा वो काम इस चूहे में नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा हाँ इस जीन का ये वाला काम था। जैसे मान लो चूहा का क्या हो गया, चूहा गोरा हो गया, ठीक है। एक पल के लिए मान लो चूहा क्या हो गया, चूहा गोरा हो गया, ठीक है। गोरा हो गया मतलब कि मेरे जो जीन मैंने निकाल के डाला था वो जीन क्या था, स्किन के कलर का जीन था, ठीक है। अगर इस पे बहुत सारे हेयर की ग्रोथ हो जा रही है यानी कि वो हेयर ग्रोथ का जीन था। तो जो भी इस जीन का काम होगा वो काम हमें पता चल गया, कैसे, किसी एनिमल में डाल के। हम ह्यूमन पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करना लीगल थोड़ी है, गैर कानूनी है अगर किसी आदमी को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करोगे। तो हमें एनिमल्स मिलते हैं, चूहे मिलते हैं, और चूहे हमारे मतलब बहुत हमसे मिलते जुलते हैं, इसलिए उनमें देखना हमारे लिए आसान पड़ता है, ठीक है। ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारी सामान्य जो शरीर की क्रियाएं हैं, क्रियाओं में भी कई सारे एंजाइम होते हैं जिसे जीन कोड करते हैं। जो भी आपके बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है, जो भी एंजाइम है उसको कौन बनाता है, जीन बनाते हैं। तो शरीर की क्रिया में एंजाइम हेल्प करते हैं, तो अगर उसका बनना देख लिए तो हमें शरीर की क्रियाएं समझ में आने लगेंगी, ठीक है। शरीर का विकास कैसे होता है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, हार्मोन भी कौन बनाता है, आपके जीन बनाते हैं। तो अगर उस जीन को आप निकाल करके किसी में डाल करके पता लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो इसमें असल में हम करते क्या हैं, हम करते हैं जीन रेगुलेशन का अध्ययन, जीन रेगुलेशन, ठीक है। यानी जीन नियंत्रण का अध्ययन करते हैं हम इसमें, अध्ययन, ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रखना कि ट्रांसजेनिक एनिमल का हम उपयोग कर सकते हैं शरीर की क्रियाएं यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के अध्ययन में, यानी जीन कैसे काम करता है इस बारे में जानने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रयोग कर सकते हैं। ये एनिमल जिसमें हम बाहरी DNA डाल रहे हैं, ये आपका DNA क्या है, बाहर का DNA है ना, तो इसको हम वांछित DNA मान सकते हैं, वांछित DNA। जब भी कोई भी बाहर से DNA हम किसी एनिमल में डालते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, तो उस DNA को वांछित DNA या डिज़ायर्ड DNA मानते हैं हम, है ना। और जिस एनिमल में गया उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल, या हिंदी में कहूँ तो पारजीवी जंतु यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप GMO भी कह सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहला उपयोग। अब देखते हैं चलो दूसरा उपयोग, ठीक है। एक मिनट, चलो देखो, दूसरा हम करते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़, यानी रोगों का अध्ययन करना, ठीक है। रोगों का अध्ययन कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई जेनेटिक विकार है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है कोई, ठीक है। अनुवांशिक विकार है या रोग है कह सकते हो आप, अनुवांशिक विकार है या अनुवांशिक रोग है।
तो क्या करेंगे हमें कैसे पता कि कौन से जीन की वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है? तो वापस से हम किसी व्यक्ति से, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति की एक कोशिका निकालेंगे, एक सेल निकालेंगे, उस सेल में, ठीक है, उस सेल में बहुत सारा डीएनए होगा, बहुत सारे जीन होंगे उन डीएनए पे, ठीक है। मान लो हमें 3-4 जीन ऐसे हैं जिन पे शक है कि इनमें से कोई एक हो सकता है जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है। आप कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर मान लो, मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पढ़ाए हैं, फिनाइलकीटोनुरिया मान लो, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये कोशिका में से मान लो हमें 4 जीन पे शक है, ठीक है। मान लो ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, और ये लाल वाला चौथा जीन है, ठीक है। मैं लाल बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, आपको बाहर से नज़र नहीं आएगा ये कौन से कलर का है या कैसे अलग है, ठीक है। आपको इन 4 जीन पे शक है कि इन 4 में से किसी एक की वजह से कोई हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो आप इन चारों को अलग अलग क्या करोगे, अलग अलग चूहों में डाल दोगे, ठीक है। चूहा बनाना बड़ी डिफ़िकल्ट है। अलग अलग चूहों में डाल दोगे, मान लेना यार ये चूहा है ना, ठीक है, इसकी मूंछ, हाँ, 1 मिनट मुझे चूहा बना लेने दो, ठीक है, एक और बना लेते हैं, मान लेना चूहा है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, अलग अलग चूहों में अलग अलग जीन डाल दिया। इसमें कौन सा जीन आया, इसमें ग्रीन वाला, इसमें ग्रीन वाला, इसमें ग्रीन वाला, और इसमें रेड वाला, ठीक है। अच्छा, इन 4 जीन पे हमें शक था कि इन चारों में से किसी एक की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हमें हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस चूहे को चेक किया, इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसको चेक किया, इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसको चेक किया, इसमें भी नहीं है, लेकिन लास्ट वाले में है, लास्ट वाले में है। तो इससे हमें पता चल गया लास्ट वाले में क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे पता चल गया कि जो हमारा आखिरी वाला जीन था ना, उसी जीन की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा था, ठीक है। इसी तरह से पता लगाते हैं। तो स्टडी ऑफ डिजीज़, रोगों का अध्ययन करने के लिए कि कौन सी जीन की वजह से रोग हो रहा है, ठीक है, इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाते हैं। इनमें हमने क्या डाला, बाहरी जीन डाला है, तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसजेनिक हैं, ये सारे के सारे ट्रांसजेनिक हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से रोग वाला कौन सा है, लास्ट वाला, क्योंकि इसके अंदर ऐसा जीन गया है जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो इस तरह से हम स्टडी ऑफ डिजीज़, रोगों का अध्ययन करने में जेनेटिक जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा उपयोग देखते हैं। तीसरा उपयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं। तीसरे में हम क्या करते हैं, जैविक उत्पाद बनाते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई भी चीज़ आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, बाहर से जीन किसी एनिमल के अंदर डाल दोगे ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। याद करो, मैंने इंसुलिन बनाना आपको सिखाया था। इंसुलिन बनाने में हम क्या करते थे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, याद है। उसमें हम क्या करते थे कि ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल देते थे। उस जीन की वजह से ई कोलाई बैक्टीरिया हमारा क्या बनाने लगा था, इंसुलिन बनाने लगा था। तो वो एक तरह से जैविक उत्पाद मिल रहा था हमें, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे थे, जैविक उत्पाद बना रहे थे। उस ई कोलाई को हम ट्रांसजेनिक कर दे रहे थे, पर हालांकि वो एनिमल नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका बैक्टीरिया था। यहाँ पे हम एनिमल की बात करेंगे कि बाहर से जीन अगर किसी एनिमल में डाल दें तो किस तरह से हम जैविक उत्पाद पा सकते हैं। तो इसका प्रयास सबसे पहले 1997 में किया गया था। सर्वप्रथम एक पारजीवी गाय बनाई गई थी, ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपके हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी बुक में 1977 लिख रखा है और इंग्लिश मीडियम में 1997 लिखा है। तो आप 1997 को करेक्ट मानोगे, क्योंकि मैंने बाद में भी चेक किया, कई जगह पे 1997 ही सही है, वो मिसप्रिंट हो गया है आपका आपकी हिंदी मीडियम वाली एनसीईआरटी में। तो आप 1997 याद रखोगे, ठीक है। 1997 में यानी 1997 में क्या हुआ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी गैया हमारी बनाई गई थी, ठीक है। रोजी काऊ बनाई गई थी, याद रखना ये बफेलो नहीं है। कई बार नीट के एग्जाम में कंफ्यूज करता है, इसको बफेलो लिख देता है, तो आप कहोगे नहीं बफेलो गलत है, गाय होती है, ठीक है। सर्वप्रथम पारजीवी एक गाय बनाई गई थी। इस गाय की क्या खासियत थी, इस गाय में हमने क्या किया था, देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि ह्यूमन की फीमेल में, मानव महिला जो होती है वो दूध का उत्पादन करती है ना, अपने बच्चे को दूध पिलाती है।
तो उसमें दूध बनाने वाले जो जीन होते हैं उस जीन को निकाल करके हमने इस गाय में डाल दिया। ठीक है, हमने क्या किया, जो मानव महिला है उसका दूध उत्पादन का जो जीन है उसको निकाल करके हमने किस में डाल दिया, एक गाय में डाल दिया, और उस गाय का नाम हमने रख दिया रोजी गैया, यानी कि रोजी काऊ। ठीक है, अच्छा, इसमें डालने के बाद क्या हुआ, जैसे ह्यूमन का मिल्क होता है ना, जितना ह्यूमन के मिल्क में प्रोटीन होता है उतना ही प्रोटीन इस गाय के मिल्क में आ गया। ठीक है, मानव प्रोटीन संपन्न दूध बनाती है ये। ठीक है, तो इस गाय की खासियत क्या है, जो मानव के अंदर प्रोटीन होता है वही प्रोटीन इस गाय के दूध के अंदर मिलेगा हमको। ठीक है, तो अब कोई बच्चा है, अगर उस बच्चे को इस गाय का दूध पिलाया जाए तो वो माँ के दूध के बराबर माना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस दूध में कितना है, 1 लीटर में 2.4 ग्राम ये प्रोटीन, मानव वाला प्रोटीन मिलता है। और ये प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ठीक है, इस प्रोटीन का आपको नाम याद रखना है कि ह्यूमन के दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है, वो मिलता है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ठीक है, मैंने हिंदी भी लिख दिया आपके लिए। यही लैक्टोल्ब्यूमिन वाला, इसी प्रोटीन को बनाने वाला जीन हमने किस में डाल दिया, आपकी गैया में डाल दिया, जिसकी वजह से उसका दूध भी क्या हो गया, मानव की तरह ही हो गया। तो अगर बच्चे को ये दूध पिलाया जाए तो वो जो आम काऊ का दूध मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा ये दूध पिलाना। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि गाय में जीन डाल करके मानव जैसा दूध बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा उपयोग था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में। और भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे अगर मैं कहूँ एक और प्रोडक्ट का हम नाम लेते हैं, देखो, ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये एक तरह का हमारे अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन होता है हमारे अंदर। इस प्रोटीन को बनाने वाला कोई जीन होगा, उस जीन को अगर हम किसी एनिमल में डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा ट्रिप्सिन मिलने लगेगा। और इस अल्फा ट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है इम्फाइसेमिया नाम की बीमारी के उपचार में। इम्फाइसेमिया क्या होती है, इम्फाइसेमिया आपके श्वसन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो आपके देखो, अगर मैं लंग्स को बना के बताऊं, जैसे देखो ये क्या है, ये लंग्स है, मान लो ये फेफड़े हैं, लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स हैं। यहाँ पे 1 मिनट, ब्लैक कलर, हाँ, यहाँ पे देखो ये एक होता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होता है, डिवाइड होके बनाता है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया या ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये श्वसन की नली होती हैं जहाँ से आपकी सांस जो आप भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो अंदर जाती है, लंग्स तक पहुँचती है। ठीक है, तो क्या होता है, इनमें सूजन आ जाती है, इनमें क्या होता है, सूजन आ जाती है। वो बीमारी को हम कहते हैं एम्फाइसीमिया। एम्फाइसीमिया बीमारी में क्या होता है, आपकी ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको कहते हैं एम्फाइसीमिया। ये अस्थमा नहीं है, अस्थमा दूसरी चीज़ है। ठीक है, एम्फाइसीमिया दूसरी चीज़ है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो आपकी नलियाँ हैं फूल जाती हैं, और रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उस बीमारी को हम कहते हैं एम्फाइसेमिया। ठीक है, तो एम्फाइसेमिया के उपचार में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम के प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये प्रोटीन बनाता कौन है, ह्यूमन बनाता है। अब मानव से तो नहीं ना हम प्रोटीन निकालने जाएंगे, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। कौन ह्यूमन, अपना अपना लोग ब्लड नहीं देना चाहते हैं तो प्रोटीन कहाँ से देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसका जीन ह्यूमन से, किसी एक ह्यूमन से हम जीन निकालेंगे और किस में डाल देंगे, किसी भी बैक्टीरिया में या किसी एनिमल में डाल देंगे, ताकि हमको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मिलना चालू हो जाए, और उससे फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई बीमारियों के उपचार में, फिनाइल कीटोन्यूरिया के उपचार में, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के उपचार में, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब के उपचार में हम अलग अलग तरह के आपके प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ट्रांसजेनिक एनिमल बना के। ओके, तो ये आपका हो गया तीसरा उपयोग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, अब चौथा उपयोग हम देख लेते हैं। चौथा उपयोग है आपका वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन का नाम तो आप जानते होंगे, टीका लगाना, है ना। टीका, माथे वाला टीका नहीं, जो आपको इंजेक्शन के थ्रू टीका लगाया जाता है। जैसे कोविड पीरियड में वैक्सीन लगाई जा रही थी, है ना, कोरोना काल में वैक्सीन लगाई जा रही थी सबको। तो वैक्सीन ऐसे थोड़ी ना है कि साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाओ, लाओ चलो ह्यूमन को लगा देते हैं तुरंत। नहीं, उसका टेस्ट किया जाता है कि वो वैक्सीन सही है कि नहीं सही है, और उसका जांच की जाती है कि कोई बुरा प्रभाव तो नहीं डाल रही बॉडी पे। तो जैसे देखो, पोलियो की वैक्सीन का एग्जाम्पल लूँ अगर मैं,
तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक वैक्सीन बनाई, ठीक है, ये क्या है, ये एक वैक्सीन है, ठीक है, अब पता नहीं कैसी वैक्सीन है ये, मान लो ये क्या है, ये एक सिरिंज है और ये एक वैक्सीन है, ठीक है, इसमें क्या है, वैक्सीन भरी हुई है, ये क्या है, इंजेक्शन है, आपकी इंजेक्शन है, जिसमें क्या भरा हुआ है, इसमें वैक्सीन भरा हुआ है, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन भरा हुआ है। इस वैक्सीन को पहले हम कहाँ लगाएंगे, चूहों में लगाएंगे, ठीक है, इस वैक्सीन को हम कहाँ लगाएंगे, चूहों में लगाएंगे। अगर चूहों में कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ तो हम मानेंगे ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, हम इसको ह्यूमन में बाद में डाल सकते हैं। तो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है, आपका ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग। अब कहोगे ये ट्रांसजेनिक कैसे है, देखो, मान लो ये वैक्सीन किसकी थी, कोरोना की वैक्सीन थी, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन थी, तो हम इसमें क्या कर देंगे, कोरोना वायरस पहले डाल देंगे, ठीक है, कोरोना वायरस डाल देंगे ताकि ये कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाए, ठीक है। अब ये कोरोना की वैक्सीन हम डालेंगे और देखेंगे कि वास्तव में ये दवाई इस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। या पहले कोरोना नहीं डालेंगे, सॉरी, पहले वैक्सीन जब लगाते तो पहले वो नहीं होता है, देखो, पहले इसको इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, वैक्सीन लगा देंगे, उसके बाद इसमें कोरोना का वायरस डालेंगे। अगर कोरोना का वायरस वैक्सीन लगाने के बाद भी इस पे कोई प्रभाव डाल रहा है तब तो हमारी वैक्सीन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर नहीं प्रभाव डाल रहा है तो हम कहेंगे हमारी वैक्सीन बिल्कुल काम की है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन की सेफ्टी में यानी कि टीका सुरक्षा में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा कैसे, मान लो इसकी वजह से, मान लो ये इस मर जाए, ठीक है, इस कुछ ऐसा इस वैक्सीन में हो जिसकी वजह से इसका कोई ऑर्गन ही खराब हो जाए, तब तो ऐसी वैक्सीन हम ह्यूमन को नहीं दे सकते ना, इसीलिए सेफ्टी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा उपयोग हो गया। पांचवें उपयोग की बात करूँ तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। इसमें औषधि की टेस्टिंग करते हैं कि औषधि कोई अगर हमने बनाई है, अगर कोई हमने मेडिसिन बनाया है तो वो टॉक्सिक तो नहीं है, वो जहरीली तो नहीं है। जैसे मान लो किसी ने सर दर्द की दवा बनाई, ठीक है, किसी ने क्या बनाया, सर दर्द की दवा बनाई, सिर दर्द की दवा बनाई, ठीक है। अच्छा, ये दवा अगर हम डायरेक्टली आदमी को दे दे खाने से, मान लो उसका कोई नुकसान हो जाए तब तो वो गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो पहले क्या करेंगे, हम बेचारे चूहे का बलिदान देंगे, उसको ये क्या देते हैं, सर दर्द की दवा देते हैं। अगर इस दवा की वजह से इसकी बॉडी पे कोई दुष्प्रभाव पड़ा तो हम क्या करेंगे, कहेंगे ये दवा आपकी बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर कोई दुष्प्रभाव नहीं करा, बिल्कुल इसका सर दर्द ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारी दवा क्या है, बिल्कुल सही है। तो अलग अलग दवाओं का टेस्ट करने के लिए भी क्या होता है, चूहों का या अलग अलग एनिमल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रयोग आपके एनसीईआरटी में दे रखे थे। पहला प्रयोग था कि जो भी आपका जीन है उसका नॉर्मल फंक्शन पता करने के लिए, कोई अनुवांशिक विकार है तो वो किस जीन से हो रहा है ये पता करने के लिए, तीसरा कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, चौथा वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए, और पांचवा आपका जो आपकी मेडिसिन्स हैं उनका टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इतना था आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, कोई इसमें बहुत मुश्किल वाली बात नहीं थी। बस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में मैंने जो रोजी काऊ वाली बात बताई है वो बातें आप याद रखना कि अल्फ़ा लैक्टलब्यूमिन हम उसमें डालते हैं, उसका जीन डालते हैं, और हम अल्फ़ा 1 ट्रिप्सिन बनाते हैं एम्फाइसेमिया के उपचार के लिए। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है, और कल के क्लास के बाद मैं डिसाइड करूँगी कौन सा नेक्स्ट टॉपिक बनाना है। आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि एड्स के लिए बनाने के लिए, तो मैं एड्स के लिए एक वीडियो बना दूँगी, उसके बाद मैं मे बी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की आखिरी क्लास होगी। ओके, चलो।